हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ क्लास 10 सोशल साइंस। हम लोगों का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया। अभी तक हमने यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे उदय हुआ वो पढ़ा। अब हम इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग इंडियंस में कैसे आई, किस किस चीज़ ने इसको एम्पावरमेंट किया, तो उसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो आपकी हेडिंग्स है, दीज आर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914, खिलाफत मूवमेंट, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, साइमन कमीशन, गो बैक, स्टैंड अप दलित लीडर्स, नेशनलिज्म थ्रू इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये आपकी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। आज हम शुरू कर रहे हैं with introduction of this chapter. Let's start. The arrival of M.K. Gandhi on the political field of India gave an impetus to the national movement. मतलब ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, मतलब इस चैप्टर में किस किस के बारे में हमें पढ़ना है, एक हम बेस बना रहे हैं अभी इस चैप्टर का बेसिक। महात्मा गांधी जी का इंडिया की पॉलिटिकल फील्ड पर पहुंचना, उसने क्या किया, नेशनल मूवमेंट को, राष्ट्रीय आंदोलनों पर और जोर दिया, एक उसमें गति लाई, एंड कन्वर्टेड इट इनटू मास मूवमेंट। और अब इसे नेशनल मूवमेंट को, इस जो पॉलिटिकल मूवमेंट था उसे मास मूवमेंट में चेंज कर दिया। अब ये एक जन आंदोलन बन चुका था। His method of non-violent resistance, introduction of the spinning wheel and the gospel of Hindu-Muslim unity drew millions of people into the national movement. उनका जो तरीका था नॉन-वायलेंट रेजिस्टेंस, अहिंसात्मक प्रतिरोध, मतलब वो नॉन-वायलेंट की तरीके से आगे बढ़ते थे। इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पिनिंग व्हील, वो जो चरखा था वहीं से उनकी राजनीति थी। इट मीन्स हिज होल पॉलिटिक्स इज़ बेस्ड ऑन हिज स्पिनिंग व्हील। चरखे से वो अहिंसा की राजनीति करते थे। एंड द गॉस्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और हिंदू मुस्लिम की एकता से क्या हुआ, ड्रीम मिलियंस ऑफ पीपल इनटू द नेशनल मूवमेंट। इसके कारण मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियन लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लिया। The war expenditure imposed on India had impoverished the masses so much that they turned against the British government in large numbers. जो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो ब्रिटेन के ऊपर जितना खर्चा आया एक्सपेंडिचर का, युद्ध लड़ने का, उसने वो इंडिया पर थोप दिया, जिससे जो यहाँ के लोग थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए, उनके पास धन की कमी हो गई, जिससे कई सारे लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, बड़ी संख्या में उसके ख़िलाफ़ हो गए। द मॉन्टेगू कॉल्स फॉर रिफॉर्म्स 1919 फेल शॉर्ट ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द इंडियन। जो मॉन्टेगू कॉल्स फॉर रिफॉर्म हुआ, उससे वो भारतीयों की आकांक्षा पूरी नहीं कर सके, उनकी भारतीयों की आकांक्षाएं उसमें कम रह गई, और उसके बाद उनको इंडियन मासेस से सहमत होना पड़ा, भारतीय लोगों से उनको सहमत होना पड़ा, उनको उनके आगे झुकना पड़ा था। डिफीट एंड डिसमेंबरमेंट ऑफ टर्की बाय द एलाइज हैड टर्न्ड द मुस्लिम मासेस अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो तुर्की की हार हुई और उससे बहिष्कार कर दिया गया अपने सहयोगियों द्वारा, तो इससे मुस्लिम लोगों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुस्सा पैदा हुआ। द रोलट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेयर हैड अराउज्ड अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडिग्नेशन थ्रू आउट द कंट्री। रोलट एक्ट आया और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उससे एक पॉपुलर इंडिग्नेशन, एक भारी मात्रा में विरोध की एक लहर पैदा हुई पूरे देश में। तो ये पॉइंट्स थे। इन इंडिया, ये इंडिया का मैप है 1857 के समय, उस समय पाकिस्तान हमारे में ही था, पूरा मैप है। ये शहर इसमें इन्वॉल्व थे, ये सब रियासतें, कि उस समय रियासतों में बटा था हमारा देश। इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज़ कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियलिज्म मूवमेंट। पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। अब कॉलोनियलिज्म क्या है?
उपनिवेशवाद क्या है, इसे हिंदी में उपनिवेशवाद कहते हैं। आपने पिछले चैप्टर में इम्पेरियलिज्म के बारे में पढ़ा था, साम्राज्यवाद। सेम डिफिनेशन उसकी भी आती है, बस कुछ डिफरेंस है कि इकोनॉमिक तरीके से किसी दूसरे के राज्य को हड़पना, उस पर अपना राजनीतिक सत्ता हासिल करना, दैट इज़ कॉलोनियलिज्म। तो जो इंडिया में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ा था। पीपुल, जो लोग थे, उन्होंने अपनी एकता को खोजा, स्ट्रगल विथ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म उपनिवेशवाद के संघर्ष के खिलाफ लोगों ने अपनी एकता को खोजना शुरू किया। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियल पावर वॉज कॉमन टू डिफरेंट क्लासेस, बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। अब दिक्कत क्या थी कि लोगों में कॉलोनियल पावर के खिलाफ डिफरेंट क्लासेस के लोग जो गुस्सा था सेम था, लेकिन जो लोग थे डिफरेंट क्लास के, डिफरेंट ग्रुप के, विभिन्न जाति धर्म के, उनमें जो समझ दी कि कॉलोनियलिज्म उपनिवेशवाद का प्रभाव क्या है वो डिफरेंट था। तो गांधी जी क्या थे, उन्होंने क्या किया, उसको यूनाइट करने का, एक तरीके से करने का प्रयास किया। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राइड टू यूनाइट दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन द वन मूवमेंट। कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस ने इन सब ग्रुप को एक मूवमेंट से, एक मूवमेंट में करने का प्रयास किया, मतलब एकत्रित, एकता उसमें बनाने का प्रयास किया। ये आपने इंडिया का मैप देखा, टेक इट्स स्क्रीनशॉट। एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914, पहली हेडिंग आपकी यहाँ से शुरू होती है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन वर्ल्ड वाइड। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें एक नई आर्थिक और राजनीतिक हालात बना दिए पूरे संसार में, पूरे विश्व में। हालांकि भारत ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन ब्रिटेन का गुलाम था उस टाइम भारत, इंडिया, तो उसे मजबूरन उसमें हिस्सा लेना ही पड़ा। जो इफेक्ट ब्रिटेन पे पड़ेगा वही भारत पे पड़ेगा। इंक्रीजिंग प्रॉब्लम्स लेड टू ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया इन नंबर ऑफ वेज। ये सब परेशानियाँ हम लोगों को हुई। ये मैप है इंडिया का 1855 और 1947 के बीच का। एनालाइज दिस मैप यू योरसेल्फ। पहला जो क्या दिक्कत आई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण सभी देशों ने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को, रक्षा खर्चे को और बढ़ाया। सभी ने बढ़िया बढ़िया हथियार बनाने और अधिक मात्रा में डिफेंस एक्सपेंडिचर करना शुरू किया। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज एंड इंट्रोड्यूस्ड द इनकम टैक्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, सभी प्रकार के टैक्सेस को बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी, और उन्होंने एक इनकम टैक्स से हमें इंट्रोड्यूस कराया, मतलब उन्होंने इनकम टैक्स, एक नया टैक्स ले आए वो। All such measures which created many economic problems for the people were greatly resented by them। जितने भी ये हालात बने, जितनी भी घटनाएं हुई, जितने भी इंसिडेंट्स हुए, जो भी इफ़ेक्ट पड़ा, उससे क्या हुआ कि जिससे बहुत सारी आर्थिक समस्याएं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुई हमारे लोगों को, और उन्होंने इसका विरोध किया। एंड दे थॉट ऑफ लिबरेटिंग दियर कंट्री फ्रॉम द फॉरेन रूल। और उन्होंने अपने देश को विदेशी शासन से, फॉरेन रूल से आज़ाद कराने के बारे में सोचा। दूसरा पॉइंट है आपका, अगेन थ्रू आउट द वॉर ईयर्स प्राइसेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल इंक्रीज्ड which caused much economic hardships to the common people, and naturally they were drawn towards the national movement। युद्ध के साल थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जितने साल युद्ध हुआ उस टाइम लगभग सभी चीज़ों का दाम बढ़ गया, जिससे बहुत सामान्य लोगों को, कॉमन पीपल को बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई आर्थिक रूप से, और प्राकृतिक रूप से वो नेशनल मूवमेंट की तरफ खींच लिए गए, उनका ध्यान उस तरफ बढ़ा और वो नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बन गए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, द फोर्स रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज क्रिएटेड एन अपहीवल इन द इंडियन सोसाइटी।
रिजल्टिंग इन एन वाइड स्प्रेड एंगर एमंग द पीपल। जो ग्रामीण क्षेत्र से वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो वहाँ के यंग एज के लोग थे उनको जबरन अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, फोर्स में भर्ती करना शुरू कर दिया, जिससे जो इंडियन सोसाइटी के लोग थे उन्होंने वाइड स्प्रेड दूर दूर तक गुस्सा फैल गया लोगों के बीच, क्योंकि उनकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ डिसरप्टेड। उनकी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी थी, हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, अभी भी हैं, उस टाइम भी थे। ज़्यादातर हमारा एरिया रूरल है, ज़्यादातर इकोनॉमी हमारी बेस्ड है, जो लोगों का लिवलीहुड है एग्रीकल्चर पर, उस टाइम भी था। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को जबरन सेना में भर्ती कर दिया तो हमारी जितनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ थी रुक गई, उसमें बाधा आ गई, हमारी फसलें ख़राब होने लगीं और हर तरफ भुखमरी फैल गई। हंगर एंड डेथ बिगेन टू टेक अ हैवी टोल ऑफ देयर लिप्स। हर तरफ भुखमरी फैल गई, लोगों की मौत होने लगी और इससे हैवी टोल ऑफ देयर लिप्स, जिससे उनकी जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। उस टाइम एक चीज़ और हुआ था 1918 में। उस टाइम एक, जैसे इस टाइम हम लोग कोरोना वायरस के प्रकोप में हैं, वी आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द कोरोना पैंडमिक। उस टाइम भी एक फ्लू आया था 1918 में। उस टाइम इंडिया में कम से कम 1.2 करोड़ पीपल मरे थे, 1.2 करोड़, कम से कम 120 लाख लोग इंडिया में मरे थे उस टाइम। इस टाइम देखते हैं क्या होता है। दिस वॉर वॉज बिटवीन इंग्लैंड एंड जर्मनी। तो ये वॉर भी चल रहा था एक तरफ, लेकिन इंडिया को भी उसमें हिस्सा बनना पड़ा और ये लोगों को स्वीकार नहीं किया था। तो उस टाइम वॉर भी चल रहा था, युद्ध भी चल रहा था, महामारी फैली थी, फ्लू हर तरफ फैला था, तो हर तरफ से लोगों को परेशानियां ही परेशानियां थी। नेचुरली वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। अब फिर आया सत्याग्रह मूवमेंट, गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन। गांधी जी हीरोइक फाइट फॉर द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका वॉज वेल नोन। गांधी जी का जो एक बहादुरी भरी लड़ाई थी भारतीयों के लिए साउथ अफ्रीका में, अच्छी तरीके से सब लोगों को उसके बारे में पता है। हिज नोबल मैथड ऑफ एजिटेशन एंड प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस वॉज नोन एज सत्याग्रह। जो उनका एक श्रेष्ठ तरीका था, सबसे अच्छा तरीका था, एजिटेशन मीन्स आंदोलन करने का, एंड प्रोटेस्ट विरोध करने का, वो सत्य और अहिंसा पर आधारित था, जिसे हम सत्याग्रह कहते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो द डिफिनेशन ऑफ सत्याग्रह। रिमेंबर इट and remember all the years, all the events, and see this video till the end. Do not leave this video. Without being aggressive, a satyagrah could win the battle through non-violence. बिना एग्रेसिव हुए, बिना मतलब बिना हिंसा किए, बिना उत्तेजित हुए भी उन्होंने सत्याग्रह ने उस युद्ध को जीता अहिंसा से। इन 1916 गांधी जी ट्रैवल्ड टू चंपारण इन बिहार। ये चंपारण सत्याग्रह है, ठीक है। इन 1916 में 1916 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण का दौरा किया। वहाँ पे उन्होंने किसानों को इंस्पायर किया, प्रेरित किया टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑप्रेसिव इंडिगो पार्टर। उस समय एक बागानी व्यवस्था थी, दमनकारी बागानी व्यवस्था, उसके खिलाफ विरोध करने का, आंदोलन करने का गांधी जी ने किसानों को प्रोत्साहित किया। उसके बाद इन 1916 गांधी जी सपोर्टेड द पीजेंट इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात हु आर सफरिंग फ्रॉम स्टोरेज ऑफ फूड ड्यू टू क्रॉप फेलियर। गांधी जी ने फिर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया गुजरात के, जहाँ पर जो किसान थे स्टोरेज ऑफ फूड से सफ़र कर रहे थे। क्रॉप फेलियर हो गया था, फसल अच्छी नहीं हुई थी, तो वो स्टोरेज कैसे करें। एंड एडवाइज देम नॉट टू पे रेवेन्यू टिल देयर डिमांड ऑफ रिमिशन वॉज मेट। और उन्हें ये सुझाव दिया कि आप टैक्स मत दीजिए, अभी कर ना दीजिए जब तक आपका मुआवजा ना मिल जाए। 1918 में गांधी जी अहमदाबाद गए। उन्होंने सत्याग्रह वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया कॉटन मिल वर्कर्स के साथ।
सूती कपड़ा उद्योग के लिए। इसके बाद रोलट एक्ट आया। रोलट एक्ट के बारे में ये है कि रोलट एक्ट जब लाया गया इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो उसमें कांग्रेस के जितने मेंबर्स थे, इंडियन मेंबर्स, उन्होंने उसका विरोध किया। रोलट एक्ट गवर्नमेंट को इतनी पावर देता है कि वो किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबा सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट को अब विरोध करने वालों को भी दबाना चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। द रोलट एक्ट इन 1919 वॉज पास थ्रू द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल स्पाइट ऑफ अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। रोलट एक्ट 1919 में इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास हुआ, जबकि जो इंडियन मेंबर्स थे वो इसका विरोध कर रहे थे। रोलट एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। रोलट एक्ट सरकार को बहुत बड़ी शक्ति देती है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबा सके। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द पॉलिटिकल प्रिजनर्स कुड बी डिटेन्ड इन प्रिजन फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो ये राजनीतिक कैदी थे, उन्हें सरकार जेल में 2 साल तक रख सकती थी विदाउट एनी ट्रायल, बिना किसी मुकदमा को लिखे। गांधी जी डिसाइडेड टू अपोज इट विद सत्याग्रह। गांधी जी ने इसका विरोध करने के लिए डिसाइड किया, किस तरह से? सत्याग्रह करके। 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह डे ऑब्जर्व किया गया, उस दिन मनाया गया। ठीक है। व्हेन पीपल ऑल ओवर द कंट्री ऑब्जर्व फास्ट एंड हड़ताल, जब पूरे देश में लोगों ने उपवास रखा और हड़ताल की। इट वॉज द फर्स्ट कंट्री वाइड एजिटेशन बाई गांधी जी। ये गांधी जी के द्वारा पहला देशव्यापी आंदोलन था। इट मार्क्ड द फाउंडेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहीं से इसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मीन्स असहयोग आंदोलन को मार्क किया, उसकी नींव पड़ी। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर हमला कर दिया, फायरिंग कर दी, गोलियां चला दी। इट प्रोवोक्ड वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस एंड रेलवे स्टेशन। इसने बैंक, पोस्ट ऑफिस और स्टेशन पर अटैक होने लगे। इस कारण लोगों ने अटैक किया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। मार्टियल लॉ वॉज इम्पोज्ड। इस कारण मार्शल लॉ हर जगह लगा दिया गया। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड, हर जगह मार्शल लॉ लगा दिया गया, मतलब मिलिट्री शासन। और जनरल डायर को इसकी कमांड दे दी गई, जनरल डायर। अब आया जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 AD। To protest against the Rowlatt Act and the arrest of their leaders like Dr. Satyapal and Dr. Khichlu, when about 20,000 people gathered at a meeting in the Jallianwala Bagh in Amritsar. Rowlatt Act और उनके नेता डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर खिचलू के अरेस्टमेंट, मतलब उनको गिरफ्तार किया गया था, उसके विरोध में वहाँ पर लोग एकत्रित हुए थे जलियांवाला बाग में, जबकि 20,000 लोग यहाँ पर एकत्रित हुए अमृतसर में जलियांवाला बाग में। दे वर सराउंडेड बाय जनरल डायर। वो जनरल डायर और उनकी आर्मी यूनिट के द्वारा घेर लिए गए, जिसने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, जिसने रैंडम फायरिंग करनी शुरू की, मतलब वो गोलियां चलाते रहे लगातार, जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए, मासूम लोग मारे गए। द इम्पैक्ट ऑफ द जलियांवाला बाग ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स। अब इसका क्या प्रभाव पड़ा जलियांवाला बाग पर इंडियन पॉलिटिक्स पर, तो अभी पॉइंट वाइज हम समझेंगे। द जलियांवाला मैसेकर हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स। जलियांवाला हत्याकांड का भारतीय राजनीति पर एक गहरा प्रभाव, महान प्रभाव पड़ा। नाउ द पीपुल लॉस्ट फेथ इन द ब्रिटिश रूल। अब लोग ब्रिटिश रूल में, ब्रिटिश शासन में विश्वास खो चुके थे। एंड टुक टू द एक्सट्रीमिस्ट पाथ ऑफ वायलेंट स्ट्रगल टू गेट रिड ऑफ इट। और इससे छुटकारा पाने के लिए लोगों ने अब हिंसात्मक विरोध करना शुरू कर दिया था। महात्मा गांधी विद द कोऑपरेशन ऑफ अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। शौकत अली और
मोहम्मद अली के सहयोग से महात्मा गांधी ने, शौकत अली और अली ब्रदर्स कौन थे? मोहम्मद अली कौन थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था? उनके सहयोग से महात्मा गांधी ने अपना पहला असहयोग आंदोलन 1920 AD में लॉन्च किया. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट डेट, रिमेंबर इट. द जलियांवाला मैसेकर हैड अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. जलियांवाला हत्याकांड का भारतीय इतिहास पर एक गहरा महत्व, एक गहरा प्रभाव है. ऑन द वन हैंड इट हिट एडवर्सली द ऑनर ऑफ एंड प्रेस्टीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. इससे जो हत्याकांड हुआ, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो प्रेस्टीज थी, जो उनका आत्मसम्मान था, उनका जो वहाँ पर प्रेस्टीज बनी हुई थी, एक वहाँ पर जो उनकी हवा थी, उसको गहरा धक्का लगा, बहुत ही नुकसान हुआ. वाइल ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ इट मार्ड परमानेंटली द गवर्नमेंट्स रिलेशन विद इट्स इंडियन सब्जेक्ट्स. इससे और एक प्रभाव क्या पड़ा कि जो गवर्नमेंट के, ब्रिटिश सरकार के भारतीय विषयों से संबंधित जो विषय हुआ करते थे, अब वो पूरी तरीके से हट चुके थे. उससे अब लोगों का ब्रिटिश शासन पे कोई भी विश्वास नहीं रहा. It also helped further in promoting national unity as people belonging to all sections and communities had fallen prey to these atrocities. मतलब इससे और एक हेल्प क्या मिला जलियांवाला हत्याकांड से, कि इससे नेशनल यूनिटी बढ़ी. लोग एकत्रित होना शुरू होने लगे, जो कई सारे वर्गों, कई सारे कम्युनिटीज से आते थे, जो इस ब्रिटिश शासन का शिकार हो चुके थे, उनके अत्याचारों का शिकार हुए थे. रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न द नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ दिस इंसिडेंट. अब रविंद्रनाथ टैगोर को एक पदवी मिली थी नाइटहुड की, अंग्रेज़ों के द्वारा. उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इसे उनको लौटा दिया वापस, कि हमें नहीं चाहिए नाइटहुड की पदवी आपकी. महात्मा गांधी कार्ड ऑफ द मूवमेंट व्हेन ही सा स्प्रेड ऑफ वायलेंस. महात्मा गांधी ने उस मूवमेंट को वापस कर लिया, आंदोलन वापस कर लिया, जब उन्होंने वायलेंस को बढ़ता देखा, हिंसा बढ़ती देखी. आपका ये टॉपिक आज यहाँ ख़त्म होता है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. कल से आपकी नई टॉपिक शुरू होगी पार्ट 2 में, दैट इज़ खिलाफत मूवमेंट. स्टे ट्यून एंड थैंक